हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज योर डिमांड फोरकास्टिंग। ये क्यों करते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशंस और इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का। उससे पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था दैट वाज योर उसमें हमने डिमांड लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस किया था, उसके एक्सेप्शंस को डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने देखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसमें क्या फॉर्मूला होता है, उस बेसिस पे किस तरीके से कर्व बनते हैं। ये सारा चीज इन सारी चीजों को हमने डिटेल में देखा था इसलिए पिछले वाले सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। और सेशन ज्वाइन करना है अगर आपको ऑन लाइव और यूट्यूब पे तो आप नेट वाला भैया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा अगर आपको पीडीएफ नोट्स इसके चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए नेट वाला भैया का। तो चलिए लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। सो वी विल डिस्कस डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है मैम, क्या समझते हो आप फोरकास्टिंग से? फोरकास्टिंग से हम क्या समझते हैं? एस्टिमेशन बोल सकते हो, अनुमान लगाना। ठीक है, तो किस चीज का अनुमान या एस्टिमेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे? वी आर डूइंग फॉर डिमांड। डिमांड का एस्टिमेशन हम कर रहे हैं फ्यूचर नीड्स को मीट करने के लिए। So the purpose of forecasting future demand for a company product is known as what? Your demand forecasting. कोई कंपनी डिमांड फोरकास्टिंग किसी कंपनी के लिए क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि उस कंपनी में जो भी प्रोडक्शंस होते हैं, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड, उन्हें कितना रिक्वायरमेंट्स है फ्यूचर के लिए, उन नीड्स का एस्टिमेशन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अकॉर्डिंग वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन करवाएंगे। The process of predicting the future product demand under both control and uncontrollable circumstances। कहने का मतलब है जो भी फ्यूचर डिमांड, जो भी हमारा होगा प्रोडक्ट का, कितना रिक्वायरमेंट्स है हमें फ्यूचर में प्रोडक्ट्स के, उनके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन आज करते हैं इन करंट सिनारियो। तो उसके लिए हमें फोरकास्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है टू अवॉइड द अननेसेसरी थिंग्स और अननेसेसरी एक्सपेंसेस, और जो भी अननेसेसरी चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसे अवॉइड करने के लिए कहीं ना कहीं डिमांड का फोरकास्ट करना सही तरीके से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज योर सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। क्यों किसी कंपनी के लिए डिमांड फोरकास्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है? बिकॉज मैम इट हेल्प्स द कंपनी इन द प्रिपरेशन ऑफ बजट। अगर आप आज के टाइम पे अगर आप आने वाले डिमांड्स को फोरकास्ट कर लो सही तरीके से, तो उसके अकॉर्डिंग आप आज बजट प्रिपेयर कर सकते हो कि आपको प्रोडक्शंस में कितना रिक्वायरमेंट्स है, कितना अमाउंट ऑफ मनी खर्च करने का जरूरत है। तो वो कहीं ना कहीं डिमांड फोरकास्टिंग हमें हेल्प कर रहा है इस चीज को जानने में। नेक्स्ट इज योर इट स्टेबलाइजेस द प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने बोला, प्रोडक्शन में हमें वो हेल्प करेगा अगर हमने कल का अनुमान लगा लिया कि हमें कितना ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है, कितना ज्यादा या कितना कम करने का जरूरत है। और कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयमेंट को भी स्टेबल बना देगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। कहने का मतलब है कि जो भी डिमांड फोरकास्टिंग में सिर्फ हम प्रोडक्शंस का फोरकास्ट नहीं करते हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स को सिर्फ नहीं देखते हैं, पूरे ओवरऑल हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं किन किन चीजों का हम डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं। हमारे वर्कर्स का डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं कि आज अगर हम 10 वर्कर्स से अपना प्रोडक्शन कर ले रहे हैं तो हो सकता है फ्यूचर में अगर नीड्स ज्यादा पड़ गए तो हमें वर्कर्स भी ज्यादा लाने होंगे। तो कहीं ना कहीं ये हम एम्प्लॉयमेंट का भी फोरकास्टिंग यहाँ पे कर ले रहे हैं, जिसके कारण एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, एक स्टेबल वर्क कल्चर बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज इन मैनेजेरियल। अब मैनेजेरियल डिसीजंस में भी डिमांड फोरकास्टिंग बहुत वे में हेल्प करता है हमारा। अगर आप प्रॉपर एक डिमांड फोरकास्ट कर ले रहे हो तो जो मैनेजर्स जो मैनेजेरियल डिसीजन लेते हैं अपने लेवल पे, उनके लिए वो चीजें और इजी हो जाएंगी आगे सर्कुलेट करना या फ्लो करना। तो ये बहुत ज्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी हो जाता है डिमांड फोरकास्ट करना। नाउ अब इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं?
सो वेरी फर्स्ट इट हैज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, कहने का मतलब है प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो मैंने बोला फ्यूचर में जो डिमांड आने वाला है मैम, जो अभी हम प्रोडक्शन करेंगे और जो फ्यूचर में डिमांड आने वाला है उसको अगर हमने फोरकास्ट कर लिया, उसके हिसाब से हम अभी प्रोडक्शन करके रख लेंगे, ताकि इन फ्यूचर हमें उस कॉमोडिटी या प्रोडक्ट का शॉर्टेज नहीं हो, जिसके कारण हमारा प्रॉफिट एज इट इज राइज करे, कहीं भी वहां पे डिक्लाइन हमें देखने को ना मिले। नेक्स्ट इज प्लानिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजिक गोल्स जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करती है, जो हमने पढ़ा है इसमें मैनेजमेंट में, तो वो कहीं ना कहीं किस चीज को, कहीं ना कहीं डिमांड फोरकास्टिंग उन चीजों में भी हेल्प करती है। लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उन्हें सेट करना, किस गोल पे ऑर्गेनाइजेशन रन होंगी, क्या स्ट्रैटेजिक गोल्स होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके ऊपर वो रन होके पूरे तरीके से अच्छे तरीके से फंक्शन करे एक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज योर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। अब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव से आप एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं समझोगे, इससे समझने का मतलब यहाँ पे ये है कि 3 to 5 मंथ्स भी हो सकता है मैम, 6 मंथ्स to 1 ईयर भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 से 5 महीने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं डिफाइन करने के लिए, इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 1 साल भी उनका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बन सकता है डिफाइन करने के लिए। तो इट वेरीज टू ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तो शॉर्ट टर्म कहने का मतलब है कि 3 to 6 मंथ्स का ड्यूरेशन ले लीजिए, उनमें जो वो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनमें जो गोल्स डिफाइन करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है। इसमें क्या हो सकता है मैम, दे विल फॉर्मुलेट द प्रोडक्शन पॉलिसी, कहने का मतलब है कि हमें किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन करना है, कंपनी के अंदर करना है, क्या टूल्स इक्विपमेंट्स यूज करने हैं, उसके बेसिस पे किस तरीके से हमें उस प्रोडक्शन करनी है, किस तरीके से प्रोडक्ट जनरेट होंगे, आउटपुट निकल के आएगा, ये सारी चीजें हमारी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होती है। जबकि लॉन्ग टर्म गोल्स हो जाएगा कि जब प्रोडक्ट आ गया, उसे सेल करना है, कितने लोगों को क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या डिमांड है, हमारा कस्टमर से क्या डिमांड है, वो मीट करना इज योर लॉन्ग टर्म। जो प्रॉफिट आप बनाओगे दैट इज योर लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट इज दी फॉर्मुलेटिंग द प्राइस पॉलिसी। अब जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया, जो भी मैन्युफैक्चर किया, उसके प्राइस को डिटरमाइन करना भी कहीं ना कहीं आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। यू विल कंट्रोल द सेल्स। अब आपका सेल्स कंट्रोल करना, ज्यादा करना है, कम करना है, दैट ऑल्सो लाइज इन योर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। किस प्रोडक्ट को ज्यादा बना के बेचना है, किस प्रोडक्ट को कम बना के आप बेचोगे, दैट विल ऑल्सो कम्स अंडर द कंट्रोलिंग द सेल्स। नेक्स्ट इज योर अरेंजिंग फाइनेंस। अब हो सकता है कि आपके पास उतना फाइनेंस नहीं हो, उतना अमाउंट ऑफ मनी नहीं हो, तो कहीं ना कहीं से आप अरेंज करोगे, तो वो आपका कहीं ना कहीं अभी आप कर रहे हो, इन करेंट सिनारियो कर रहे हो, दैट कम्स अंडर योर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट टर्म गोल्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, फैक्टर्स क्या क्या है जो डिमांड फोरकास्टिंग में अफेक्ट करते हैं, व्हाट आर दोज फैक्टर्स। तो अब क्या फैक्टर्स हो सकते हैं मैम जो डिमांड को हमारे अफेक्ट कर दें। सो द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज योर प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस ऑफ गुड्स कहने का क्या मतलब है मैम, गुड्स जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्राइस ऑफ गुड्स मींस दैट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन डिमांड एस्टिमेशन। अगर प्राइसेस कम है, जैसा हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ रहे थे, प्राइसेस कम है तो डिमांड भी तो ज्यादा है मैम उस प्रोडक्ट्स का। लेकिन अगर जिनके प्राइसेस ज्यादा हैं, उस कॉमोडिटी का क्या डिमांड एज इट इज ज्यादा था, नो मैम, उसका डिमांड कहीं ना कहीं कम था। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एक कॉमोडिटी के प्राइस पे भी हमारा डिमांड रिलाई करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि डिमांड को फोरकास्ट करना है तो उसका कहीं ना कहीं गुड्स के कॉमोडिटी या गुड्स के प्राइसेस से उसको कोरिलेट करके आप एस्टिमेट कर सकते हो। The pricing policy and the fluctuations in the present price can be an idea of change in demand. अगर अभी कोई यूनिट आप कंज्यूम कर रहे थे 10 रुपए में, उसका प्राइस 12 हो गया, तो क्या वो यूनिट आप जो 10 रुपए में एक यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, हो सकता है आप 12 रुपए में वो यूनिट को फिर कंज्यूम ना करो, ना खरीदो। तो कहीं ना कहीं हमें प्राइसेस से ये एस्टिमेट कर पा रहे हैं कि उसका डिमांड इन फ्यूचर बनेगा या नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ गुड।
अब गुड्स ऑफ टाइप्स कहने का मतलब है एक कॉमोडिटी होती है, उसको हम किस किस वे में जज करते हैं। जब हम उसे कंज्यूम करते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को देखते हैं, उसके यूजिबिलिटी को देखते हैं, उसके टाइप को देखते हैं। सपोज आपको गुड डे की बिस्किट खानी है तो आप उसको कंपेयर करते हो, चलो मॉम्स मैजिक की भी आती है, तो आप देखोगे अरे इसमें तो हमें ज्यादा कैल्शियम मिलता है, इसमें आप देख रहे हो कि इसके फीचर्स मतलब इसमें ज्यादा अच्छी क्वालिटी हमें मिल रही है, तो आप उसके हर एक फीचर्स को कंपेयर कर रहे हो, उसका कंजम्पशन को देख रहे हो, किसे खाने से आपको ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप हर एक उसके उस एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी के हर एक फैक्टर्स को मेजर कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो ये टाइप्स ऑफ गुड पे भी वैरी कर जाता है डिमांड का एस्टिमेट करना। जैसे मैंने बोला गुड डे में अगर आपको कैशियर ज्यादा लग रहा है, उसमें आपको एक प्रॉपर वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एक बहुत अच्छा लग रहा है खा के, गुड फीलिंग प्लेजर मिल रहा है, वही मॉम्स मैजिक की भी कैश्यू बिस्किट आती है गुड डे जैसी, लेकिन उसमें आपको उतना मजा नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एक गुड्स के टाइप से उसके डिमांड को फोरकास्ट कर पा रहे हो यहाँ कि हाँ जो गुड डे की बिस्किट है वो इन फ्यूचर उसमें मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा उसकी रहेगी। तो अगर हम उसके 10 पैकेट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और मॉम्स मैजिक के भी अगर हम 10 पैकेट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हो सकता है हमें गुड डे का अब 20 पैकेट्स मैन्युफैक्चर करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा एज कंपेयर टू द मॉम्स मैजिक। हो सकता है मॉम्स मैजिक वाले जो गुड डे बिस्किट आती है हमारी उस ब्रांड की, उसको हो सकता है हम 10 पैकेट ना बना के और कम करके 5 पैकेट ही बनाएंगे अब। तो इस तरीके से आप टाइप्स ऑफ गुड्स पे उन्हें कहीं ना कहीं एस्टिमेट कर पाते हो अपने डिमांड को। आइए देखते हैं क्या लिखा है। इट इज सिंपल टू असेस द डिमांड फॉर द करेंट प्रोडक्ट बाय लुकिंग एट द पास्ट सेल ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। जैसा मैंने बोला वो गुड डे बिस्किट में आपने सेल्स ट्रेंड को देखा कि जहां गुड डे की 4 बिस्किट बिकती थी, वहां मॉम्स मैजिक की सिर्फ 2 बिस्किट ही बिक रही है, 2 पैकेट बिस्किट ही बिक रही है। उसके अलावा आपने देखा मॉम्स मैजिक क्या देख रहा है कि गुड डे मेरा एक टफ कॉम्पिटिटर है, वहां पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मॉम्स मैजिक का, वो है गुड डे, तो लोग गुड डे पे ज्यादा स्विच कर रहे हैं, उन्हें गुड डे की बिस्किट ज्यादा अच्छी लग रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे डिमांड को एस्टिमेट कर पा रहा है फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट इज योर कॉम्पिटिटिवनेस। जैसा कि मैंने ऊपर की एग्जाम्पल में समझाया, कॉम्पिटिटिव कहने का मतलब है कि द डिग्री ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन एड्स इन द डिमांड फोरकास्टिंग प्रोसेस, प्रिडिक्टिंग सेल्स इन सिंपल इन मार्केट विद मिनिमल कॉम्पिटिशन। अगर जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो वहां पे डिमांड एस्टिमेट करना हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए आपके लिए, वहां पे सेल को एस्टिमेट करना डिफिकल्ट हो जाए। अब जो मैंने गुड डे बोला उसमें और 4-5 कंपनी सेम बिस्किट बनाती होगी, तो मॉम्स मैजिक के लिए एनालाइज करना अपने कॉम्पिटिटर्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू वहां पे कम होंगे अगर तो। For example, but it gets more challenging in one where a new business can freely enter. अब वो मॉम्स मैजिक का एग्जाम्पल ही ले लीजिए, अब वो गुड डे से तो कॉम्पीट कर ही रहा था, अब दूसरे भी जो कंपनीज की बिस्किट्स है वो सेम टाइप की बिस्किट बना रही है और वो इजीली उस मार्केट में आ जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा टफ और चैलेंजिंग हो जाएगा। जो वो ऑलरेडी गुड डे से कम्पीट कर रहा था अब उसे उससे भी कम्पीट करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसका डिमांड और कम हो जाएगा मार्केट के अंदर। तो इससे हम डिमांड को कहीं ना कहीं फोरकास्ट कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी कैसे रोल प्ले करता है? As technology advances, there is a significant shift in demand for any given goods or services. When predicting the demand for any commodity, an organization must be aware of technological advancements. कहने का मतलब है अब तो सारी चीजें डिजिटलाइज्ड हो रही है, एवरीथिंग इज नाउ द पेपर वर्क हैज बीन रिड्यूस सो मच इन द मार्केट कि सारी चीजें डिजिटलाइज्ड हो जा रही है, पेपर का अब कम से कम यूज कर रहे हैं हम। तो कहीं ना कहीं ये जो टेक्निकल एडवांसमेंट्स होते जा रहा है, अब सपोज एक चीज समझिए आप, पहले लोग क्या होता था सिर्फ कैफे में ही जाते थे फॉर्म को भरने, या बोल सकते हैं कैफे में ही से प्रिंट आउट निकाल पाते थे, सबके घरों में प्रिंटर्स अवेलेबल नहीं होते थे पहले के टाइम पे। बट अब टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि अब लोग अपना लैपटॉप रखते हैं और प्रिंटर भी रख ले रहे हैं साथ में, तो कहीं ना कहीं वो जो वहां पे जाके पैसा देते थे, तो कहीं ना कहीं वो जो कैफे वाले थे वो अपने डिमांड को कहीं ना कहीं इजीली फोरकास्ट कर पाते थे, क्योंकि वही सिर्फ मार्केट में उस समय पे लाई कर रहे थे। लेकिन अब घर घर में हर जगह ऑलमोस्ट प्रिंटर आ जा रहा है, तो वो लोग वहां ना जाके खुद काम कर ले रहे हैं। तो ये टेक्निकल एडवांसमेंट जो हुआ है वो कहीं ना कहीं हेल्प किया है डिमांड को फोरकास्ट करने में कि हाँ भाई मैं इसमें और क्या एड ऑन कर सकता हूं तो मेरी डिमांड आगे और बढ़ जाएगी मार्केट में। जब लोग अपने घरों में भी, आपके प्रिंटर में ऐसा क्या खास बात है जो
उनके प्रिंट आउट से, उनके प्रिंटर से वो प्रिंट आउट नहीं निकल पाएगा। अब सपोज कलर प्रिंट अगर लोग घर पे नहीं निकाल पाते तो वो कैफे में ही सिर्फ जाते प्रिंट आउट निकालने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं एक डिमांड फोरकास्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप हमेशा टेक्नोलॉजी से अवेयर रहो। अगर आपको पता नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में तो आप प्रॉपरली एनालिसिस नहीं कर पाओगे अपने लूप होल्स का, आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे आप गिर रहे हो, कहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है, ताकि आप डिमांड को एज इट इज मार्केट में बनाए रखो। नाउ नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। कहने का क्या मतलब है मैम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, कि आप जब डिमांड फोरकास्ट कर रहे हो तो किसी एक फैक्टर को देख के नहीं करोगे, आपको एज अ होल कंसिडर करना है। इकोनॉमिक में जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस को कंसिडर करते हुए आपको डिमांड को कहीं ना कहीं फोरकास्ट करना है। आपको हमेशा अपडेटेड रहना है इकोनॉमिक चेंजेस से, जो भी एडवांसमेंट्स आ रहे हैं उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं आपको अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू एनालाइज how economic developments affect the sales and prepare a potential future developments। किस तरीके से एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आपके सेल्स को अफेक्ट करेगा। अगर आप अवेयर नहीं हो कि क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रहे हैं, क्या सिस्टम में चेंजेस हुए हैं, और आप एज इट इज प्रोडक्शन किए जा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपका सेल हो सकता है कि जो पहले होता था उससे कम ही हो रहा हो, या वो एज इट इज रहे, ना बढ़े। तो ये आपके लूप होल कहाँ पे है, क्योंकि यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट इकोनॉमिक एक्सपेंशन और बोल सकते हैं इकोनॉमिकल चेंजेस। तो वो कहीं ना कहीं आपको अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या पॉलिसीज आ रहे हैं, क्या गवर्नमेंट ने पॉलिसीज फॉलो किए, क्या फॉर्म किए, क्या क्या सिस्टम्स आ रहे हैं, उन सब का जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक डिमांड फोरकास्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द कंपनी, नॉट फॉर अ सिंगल वन और नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर, इट इज एसेंशियल फॉर ऑल द कंपनीज। ठीक है, नेक्स्ट इज योर स्टेप्स इन डिमांड फोरकास्टिंग। अब हम डिमांड को फोरकास्ट किस तरीके से कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज योर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स बनाओ सबसे पहले कि क्या गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स आपको अटेन करना है, उसके हिसाब से आप डिमांड को फोरकास्ट करोगे। सपोज आपने ऑब्जेक्टिव बनाया कि यार मुझे ना कम से कम 200 यूनिट्स इस मंथ में बेच देना है, उसके अकॉर्डिंग आप डिमांड को फोरकास्ट करोगे कि क्या मैं वो 200 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करूंगा या प्रोड्यूस करूंगा तो क्या वो 200 यूनिट्स मेरी बिक जाएगी, क्या उतना डिमांड है मार्केट के अंदर, तो उसके बेसिस पे आप डिमांड को फोरकास्ट करोगे। It is important to clear why demand forecasting is being done, whether it is for the short or long term। आप या तो छोटे समय, जैसे मैंने बोला कि आप प्रोडक्शन कैपेसिटी जो डिसाइड कर रहे हो, प्राइसिंग डिटरमाइन, ये सब क्या हो गया आपका शॉर्ट टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म में आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ध्यान देते हो, द प्रोडक्ट मार्केट शेयर एंड द ऑर्गेनाइजेशन मार्केट शेयर एंड द शेयर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। कहीं ना कहीं इन सारे फैक्टर्स को देखते हो आप। ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी आपकी रन हो रही है, उनका क्या मार्केट शेयर है, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स जो है उनका क्या मार्केट शेयर है, ये सारी चीजों को कंपेयर करोगे, ओवरऑल आप देखोगे, तब आप ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे। आपका मार्केट शेयर देखा आपने, अपने कॉम्पिटिटर्स का मार्केट शेयर देखा आपने, प्रोडक्ट मार्केट शेयर देखा कि प्रोडक्ट का क्या मार्केट शेयर है, कितना बिक रहा है हमारा प्रोडक्ट, उसके हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव्स को सेट करोगे। अगर आपका मंथ में सिर्फ 100 यूनिट्स ही बिकता है और आपने 200 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर ली, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो और 200 यूनिट्स है वो कहीं ना कहीं उस टाइम पे नहीं बिक पाएगा। तो ये आप कैसे एस्टिमेट कर पाओगे इसका डिमांड। आपने तो ऑब्जेक्टिव बनाया 200 का, लेकिन आपने देखा कि सिर्फ 100 यूनिट्स ही बिकती है, तो आप ऑब्जेक्टिव सिर्फ 100 यूनिट्स का ही बनाओगे उस टाइम पे। तो दैट इज वेरी नेसेसरी। ऑब्जेक्टिव सेट करने से पहले आपको यू हैव टू एस्टिमेट योर फ्यूचर नीड्स। नेक्स्ट इज योर सेलेक्टिंग द टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड बताता है कि किस टाइम पे कितना डिमांड। नाउ दिस इंटेल्स सेलेक्टिंग अ डिमांड फोरकास्टिंग टाइम पर्सपेक्टिव, बोथ द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग रन डिमांड फोरकास्ट। आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी डिमांड को फोरकास्ट करते हो, वहीं आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी डिमांड को फोरकास्ट करते हो अपने कंपनी के लिए। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड may not change as much as you stay the same in the short run। हो सकता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो भी होगा, जिस वजह से भी डिमांड अफेक्ट होती है आपकी, वो उतना चेंजेस नहीं देखने को मिले हमें, हो सकता है इन द शॉर्ट रन। हो सकता है लॉन्ग रन में हमें चेंजेस देखने को मिल भी जाए, लेकिन शॉर्ट रन में जो भी डिमांड को फैक्टर्स अफेक्ट करी है उनमें उतना चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। एज अ रिजल्ट एन ऑर्गेनाइजेशन चूजेस द टाइम फ्रेम बेस्ड ऑन इट्स गोल। उनका क्या ऑब्जेक्टिव है
उस बेसिस पे वो अपने टाइम पीरियड को डिसाइड करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, अगर कोई कंपनी 200 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करना चाह रही है तो वो कितने समय में वो यूनिट्स को बेच देंगी, कितने समय में वो सेल आउट हो जाएगा, उसका टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं वो कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिसाइड दे विल। सेलेक्टिंग अ मेथड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग आप किस मेथड से करोगे? आपके पास एन नंबर ऑफ मेथड्स अवेलेबल है, क्या आप हर किसी से वैसा डिमांड फोरकास्ट कर लोगे? नो मैम, वी कुड नॉट। तो आपको एक बेस्ट ऑप्शन बोल सकते हैं, एक बेस्ट चॉइस निकालना है डिमांड फोरकास्टिंग के लिए, जो आपको ऑप्टिमल रिजल्ट निकाल के दे, एक अच्छा से अच्छा रिजल्ट निकाल के दे। ठीक है, अब इसमें बोल क्या रहा है आपका, दैट इट इज most crucial elements in the process of forecasting your demand। बहुत ज्यादा एसेंशियल है, क्योंकि मेथड्स बहुत सारे हैं मैम मार्केट में, बट आपको उनमें से बेस्ट मेथड को पिक करना है ताकि आप सही डिमांड फोरकास्ट कर पाओ। नाउ इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। There are several ways to forecast demand. Demand forecasting technique vary from company to company based on the forecasting goal, their time horizon। अब उन्हें किस लिए, उनका क्या पर्पस है फोरकास्टिंग करने के पीछे, कितने टाइम के लिए वो सोच के चल रहे हैं, क्या डेटा रिक्वायरमेंट्स है, क्या डेटा अवेलेबल है उनके पास, और उन्हें कितना रिक्वायर है, ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं इस चीज में देखते हैं। नाउ टू इंश्योर द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द डेटा एंड टू सेव द टाइम मनी, द अप्रोप्रिएट अप्रोच मस्ट बी चूजन। कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम से कम समय में पैसा बनाना है, कम से कम समय में अपने पैसे को बचाना है, टाइम सेव करना है, मनी को सेव करना है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं क्रिएट करना है, तो आपको एक प्रॉपर टूल्स या बोल सकते हैं प्रॉपर मेथड्स के साथ डिमांड फोरकास्ट करना होगा। नेक्स्ट इज योर डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन, अब आप डिमांड फोरकास्ट कर रहे हो तो सिर्फ ऐसे ही तो नहीं कर लोगे, यू नीड अ प्राइमरी एज वेल एज द सेकेंडरी डेटा। तो आप जो डेटा गैदर करोगे वो दो फॉर्म में हो सकता है, ईदर इट विल बी अ प्राइमरी और द सेकेंडरी। प्राइमरी कहने का मतलब है कि क्वेश्चनआयर्स के थ्रू कर सकते हो, इंटरव्यूज के थ्रू कर सकते हो। आप क्या जाओगे, यू विल मूव टू ईच कस्टमर्स वन बाय वन एंड डायरेक्टली टेक एन इंटरव्यू ऑफ दोज कंज्यूमर्स, और you will take the viewpoint of those consumers through the questionnaires। आप उनको questionnaires के थ्रू भी उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हो। उसके बेसिस पे आप देखोगे कि हाँ कहाँ और कितना मुझे डिमांड आ रहा है, कितना मुझे, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं यू कैन एस्टिमेट और फोरकास्ट कि कितना डिमांड जरूरत है, कितना डिमांड है इस प्रोडक्ट का मार्केट में आने वाले टाइम में। नेक्स्ट इज सेकेंडरी डेटा में आप अपने पास्ट ट्रेंड्स को देख सकते हो अपने, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, secondary data information that has been gathered in the past but can be used to the current situation। अब आपने पास्ट में भी तो कुछ डेटा को गैदर किया होगा, आपने अपने हो सकता है अकाउंटिंग बुक्स में देखा होगा कि कितना प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है, उसके बेसिस पे भी आप जज कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट एक्टिविटीज के बेसिस पे आज के डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हो। आपने अपना अकाउंट बुक खोला, उसमें देखा कि अरे भाई ये यूनिट्स तो मेरा 20 ही बिका है, ये यूनिट मेरा 30 बिका है, ये यूनिट 50 बिका है, तो आप उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं एस्टिमेट कर पा रहे हो कौन सा यूनिट ज्यादा बिका है, किसका डिमांड मार्केट में ज्यादा हो सकता है आने वाले टाइम में। तो ये कहीं ना कहीं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा हेल्प करता है डिमांड को सही तरीके से फोरकास्ट करने में। नेक्स्ट इज योर टू एस्टिमेट द रिजल्ट। नाउ अब आपने डिमांड फोरकास्ट कर लिया, पूरा स्टेप फॉलो कर लिया। नाउ व्हाट विल यू डू, एस्टिमेटिंग द रिजल्ट कहने का मतलब है मैम कि इट इन्वॉल्व्स मेकिंग एन एस्टिमेट ऑफ द फोरकास्टेड डिमांड और प्री डिटरमाइंड ईयर्स। द रिजल्ट शुड बी इजीली इंटरप्रेटेड एंड प्रेजेंटेड इन यूजेबल फॉर्म। द रिजल्ट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड बाय द रीडर्स और मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने वन बाय वन स्टेप फॉलो करके डिमांड को फोरकास्ट कर लिया, फोरकास्ट करने के बाद जो भी था आपने उस हिसाब से मैन्युफैक्चर कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया अपने डिमांड को मीट करने के लिए। अब आप रिजल्ट देखोगे कि क्या हाँ जितना मैंने सोचा था उतना हुआ, वो एक प्रॉपर प्रेजेंटेबल मैनर में होना चाहिए, एक फॉर्म में होना चाहिए, ताकि वो जो मैनेजमेंट होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के, उन्हें भी वो इजीली चीजें समझ में आए। अगर आपने 100 यूनिट्स का फोरकास्ट किया था कि हमें 100 यूनिट्स बेच देनी है,
100 यूनिट्स का हमारा डिमांड है, तो एट द एंड यू विल चेक कि क्या हमारा 100 यूनिट्स है जो वो सेल हुआ है या नहीं। सेल हुआ है तो आपको वो प्रेजेंट करना होगा उन चीजों को इन अ बोल सकते हैं एक प्रॉपर मैनर में, उन्हें एक बोल सकते हैं प्रेजेंटेड फॉर्म में रखना होगा, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे मैनेजर्स जो मैनेजेरियल डिसीजंस लेते हैं उनके लिए वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सके। तो इस तरीके से हम डिमांड को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फोरकास्ट कर सकते हैं। दैट विल हेल्प योर ऑर्गेनाइजेशंस टू रन फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे डिमांड फोरकास्टिंग से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हेल्प हो जाता है उनके प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को फोरकास्ट करने में, किस तरीके से वो कहाँ पे कौन सा रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कितना उन्हें जरूरत है, कितना कम करने की जरूरत है, सब कुछ ये डिमांड फोरकास्टिंग बताता है। एक प्रॉपर डिमांड फोरकास्ट अगर कोई कंपनी नहीं कर पा रही है तो दे विल नॉट बी एबल टू रन देयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लॉन्ग टर्म। ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो हर एक कंपनी के लिए डिमांड फोरकास्टिंग उनके लेवल पे बहुत ज्यादा जरूरी है, वेदर इट इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन or a big organization. So that's all about today's session. Hope you have understand the concept of demand forecasting. So stay connected with the Netwala Bhaiya. We will meeting soon for the next session. Thank you everyone.